गुड मॉर्निंग, मैं शालू। आज से हम आपका मध्यकालीन भारत का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग कैसे कैसे लेके इसको टॉपिक चलेंगे। तो आज हम आपको कुछ टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश तक हम आज आपको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे राजवंश हैं या दक्षिण में जो छोटे साम्राज्यों का उदय होता है, जैसे है बहमनी साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है, इसके बारे में हम आपको कल का लेक्चर बताएंगे। तो आज हम आपको थोड़ी भूमिका बता देते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो मध्यकालीन भारत जो माना जाता है, इसका जो टाइम पीरियड है, कुछ लोग, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये 6वीं शताब्दी में जब गुप्त राजवंश का पतन हुआ उसके बाद से मानते हैं। लेकिन वही कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका जो शुरुआत है, इसका जो समय टाइम पीरियड है, वो 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है कि जब हमारे भारत के जो छोटे छोटे राजवंश हैं, उसी टाइम पे ये लोग आपस में सत्ता के लिए, साम्राज्य स्थापना के लिए आपस में लड़ रहे थे। ठीक है। और हमारा जो भारतीय साम्राज्य था, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हालांकि इन्होंने एक दूसरे को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये एक विशाल साम्राज्य, संगठित साम्राज्य बनाने में असफल रहे। तो उसी समय पे थे हमारे यहाँ के जो कई सारे राजवंश थे, जैसे हिंदू शाही राज्य था, अफ़गानिस्तान उसको बोला जाता था। जिजाभुक्ती का चंदेल वंश था, बादामी के चालुक्य लोग थे, सोलंकी वंश था गुजरात का, और इसी पे वाकाटक वंश था। ये सब कई सारे राजवंश थे, छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे। पर उस टाइम के जो अच्छे, थोड़े से स्टेबल थे, थोड़े से समृद्ध थे, वो थे राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव राजवंश और पाल राजवंश। तो ये लोग आपस में सत्ता के लिए लड़ाई कर रहे थे। ये लोग तो कभी राष्ट्रकूट पाल वंश के हमला कर देते, कभी पाल जो थे राष्ट्रकूट पर हमला कर देते, और अंत में जाके गुर्जर प्रतिहार ये विजयी हुए। उसके बाद फिर पालों ने हमको हरा दिया। फिर अंत में जाके अंततः गुर्जर प्रतिहार जो है, उन्होंने शासन किया काफ़ी समय तक। और इनकी जो आपस में लड़ाई थी, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो हम आपको क्या बताते हैं स्टोरी। आगे क्या हुआ कि उस समय क्या होता है कि जो तुर्क आक्रमण करने से पहले, तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारत में जो सिंध था, वहाँ पे अरब के मुसलमान स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। पहले हमारे यहाँ अरब आए थे, पहले अरबों का आक्रमण हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो अरबों ने धन की लूट के लिए सिंध और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया। ठीक है। तो भारत में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था, वो 711 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। लेकिन उसके बाद 711 ही ईस्वी में एक दूसरा दूसरे मुस्लिम शासक के नेतृत्व में, जिसका नाम बुदैल था, दूसरा आक्रमण हुआ। ठीक है। बट ये दोनों आक्रमण सफल नहीं हो सके। बाद में क्या हुआ कि एक साल बाद 711 से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सफल आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ। उस समय क्या हुआ, वो सिंध पर ही इन्होंने आक्रमण किया था। तो सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था। ठीक। तो उसके बाद हालांकि इन्होंने सिंध पर विजय तो करी, अरबों ने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन उन्होंने कोई साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके। उसके बहुत सारे कारण थे, वो हम आपको बताएंगे। तो उस तरह का साम्राज्य उन्होंने भारत में स्थापित नहीं कर पाए अरबी लोग सिंध पर आक्रमण करने के बाद, जैसा कि उन्होंने एशिया के अन्य देशों में कर रखा था, या अफ्रीका और यूरोप के देशों में कर रखा था। तो विभिन्न भागों में जो उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वैसा भारत में नहीं कर पाए। वो बहुत कम समय तक के लिए ही थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ के जो शासक थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य हैं, जो थोड़े अच्छी स्थिति में थे, पाल वंश था, इन्होंने क्या कहते हैं कि 712 ईस्वी की आक्रमण जब हुआ अरबों का, उस समय स्थितियाँ काफ़ी अच्छी नहीं थी। राज्य छोटे छोटे भागों में बढ़ता हुआ था। जब अरब आए तो लोग, भारतीय राजाओं ने भी इनका विरोध किया। तो काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी भारत में। उसी बीच में 3-4 जो वंश थे, वो अपना समृद्ध होके निकले।
और इन्होंने इनका जो संघर्ष चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष, जैसा हमने आपको बताया, ये संघर्ष चलता रहा और अंत में जाके गुर्जर प्रतिहार विजयी हुए और इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया। राष्ट्रकूट, चालुक्य, पाल भी थे और भी अन्य छोटे छोटे राजवंश थे, पर इन चारों ने 300 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 712 से 300 वर्षों तक इनका शासन रहा, उसके बीच में 300 सालों तक कोई भारत में कोई आक्रमण नहीं हुआ विदेशियों का, कोई मुस्लिम आक्रमण भारत में या कोई अन्य आक्रमण भारत में नहीं हुआ। 300 वर्षों का वैक्यूम रहा भारत में। 1000 ईस्वी के आते आते क्या हुआ, फिर से भारत में विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थिति सक्रिय हो गई। फिर से भारत में आक्रमण प्रारंभ हो गए और अब अरब लोग की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। वो लोग उनकी स्थिति वो पतन की तरफ प्रारंभ हो चुका था, उनका साम्राज्य शिथिल पड़ गया था। उस बीच में तुर्कों ने इसका फ़ायदा उठाया और 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के नेतृत्व में तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और कुल 17 बार आक्रमण किया। आप लोग जानते ही हैं कि भारत में महमूद गजनवी के नेतृत्व में तुर्कों ने 17 बार आक्रमण किया। ठीक, अब क्या होता है कि जो अरब थे, इनका शासन तो भारत में ज़्यादा दिन चला नहीं, तो इन्होंने भारत पर अपना प्रभाव नहीं बना सके। इसी बीच में अरबों ने भारत पर आक्रमण कर दिया और 17 बार आक्रमण किया और अपना शासन स्थापित कर लिया। और जो मुस्लिम शासन की स्थापना का जो भारत में जिसको श्रेय जाता है, वो अरबों को न जाकर तुर्कों को जाता है, क्योंकि अरब लोग बहुत कम समय के लिए, तुर्क लोग एक लंबे समय काल के लिए भारत में थे। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो भारत की राजनीतिक दशा वो कैसी थी। भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। कन्नौज जो थोड़ा बहुत था वो उसका, कन्नौज जो बंगाल में, इसका जो था हर्षवर्धन के काल के बाद इसका भी स्थिति खराब हो चुकी थी। ये जो छोटे छोटे राजवंश थे, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे। हर्षवर्धन के बाद एक अर्जुन था जो कि स्थानीय शासक था, ज़्यादा समृद्ध नहीं था, ज़्यादा उसके अंदर, वो एक आम आदमी था, स्थानीय शासक था, उसके ज़्यादा मतलब नेतृत्व करने की जो क्षमता थी वो नहीं थी। तो कन्नौज भी था, वो स्थिति उसकी अन्य से अच्छी थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो कि भारत को संभाल सकती, छोटे छोटे राजवंश थे, कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। तो क्या आगे चल के हुआ कि, और सब स्वतंत्र थे, आपस में सब स्वतंत्र थे। तो अफ़गानिस्तान था, अफ़गानिस्तान में ब्राह्मण वंश का शासन चल रहा था उस टाइम पे। उसके बाद उसमें हिंदू शाही राज्य था, उसको ही मुसलमानों ने काबुल या जाबुल बोला अफ़गानिस्तान को। वहाँ पे एक ब्राह्मण शासन कर रहा था। कश्मीर था, कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की गई थी दुर्लभ वर्धन के द्वारा। तो इन्हीं के शासनकाल में हिंसंग ने भारत कश्मीर की यात्रा की थी और दुर्लभ वर्धन ने ही प्रतापादित्य की उपाधि धारण की थी। नेपाल भी था, नेपाल जैसा कि आप जानते हैं कि इसके उत्तर में तिब्बत था और दक्षिण में कन्नौज का राज था। और अंशुवर्मन थे, वहाँ के राजा थे जिन्होंने वैश्य ठाकुरी वंश की नींव रखी थी। ठीक है, और असम था, असम का पुराना नाम कामरूप था। आप लोग इसको याद रखिएगा कि ये नाम अभी कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि इस राज्य का क्या नाम था, पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था। तो असम का नाम कामरूप था। तो जब हर्ष का शासनकाल जब चल रहा था, उस समय पे 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, उस समय पे यहाँ पे भास्कर वर्मन का शासन था। लेकिन जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो भास्कर वर्मन भी शासन संभालने में असमर्थ रहता है। कन्नौज में जब हर्ष की मृत्यु, कन्नौज पर हर्ष का शासन होता है। कन्नौज में जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे एक स्थानीय शासक को वहाँ के लोग उसको बना देते हैं, अर्जुन नाम होता है, उसका स्थानीय शासक होता है। वहाँ के लोग उसको शासन दे देते हैं, अधिकार कर लेता है वो वहाँ पे कन्नौज पर। और लेकिन बाद में जब वहाँ पे एक चीन का राजदूत आता है कन्नौज में, तो अर्जुन उसका विरोध करने के लिए
चीन के राजदूत का विरोध करता है, तो चीन का राजदूत वांग हुंग से नाम होता है। ये सब आपको याद नहीं होता, बट हम एक कहानी बता दे रहे हैं क्योंकि इससे आपका आगे की भूमिका बनेगी, आप आगे समझ पाएंगे। ठीक है, तो वांग हुंग से नाम का एक चीन का राजदूत होता है। तो वो तिब्बत, असम और नेपाल से सहायता लेकर, सैन्य सहायता लेकर वो भारत पर आक्रमण करता है फिर से, और अर्जुन को बंदी बना लेता है और उसको ले जाता है अपने यहाँ कारागार में बंद कर देता है। तो उसकी अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। 8वीं शताब्दी जब प्रारंभ होती है, उसी बीच में यशोवर्मन नाम का दूसरा राजा होता है, कन्नौज के सिंहासन पर बैठता है और फिर से अपने पराक्रम की ओर कन्नौज उसको गौरव प्रदान करता है, अच्छी स्थिति में उसको सुदृढ़ करता है, उसकी स्थिति अच्छी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उतना कर नहीं पाता है। उसी के बीच में सिंध पे राजा दाहिर का शासन होता है, उसी के समकालीन होता है यशोवर्मन। तो उसके बाद जब यशोवर्मन की मृत्यु हो जाती है, तो 3 बड़ी शक्तियाँ 8वीं शताब्दी में मैंने आपको बताया कि जैसे कि उभर के आ रही थी, पाल वंश थी, यही गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट थी, चालुक्य थे। तो ये लोग आपस में कन्नौज के लिए लड़ाई करने लगते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए, शासन संभालने के लिए, साम्राज्य के लिए आपस में संघर्ष करने लगते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाता है, ये याद रखना है आपको। और फिर कन्नौज पर प्रतिहार लोग शासन कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, पाल वंश ले लेते हैं उनका मतलब स्थान। उसके बाद अंत में जाकर फिर से प्रतिहारों की विजय होती है और प्रतिहार एक अच्छे शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। फिर बंगाल होता है, बंगाल में गौड़ शासक शशांक का शासन होता है। तो इसी ने पाल वंश की नींव नहीं, शशांक की मृत्यु जब हो जाती है तो सब बंगाल की स्थिति, बहुत शासन व्यवस्था वहाँ की ख़राब हो जाती है और वहाँ का कोई साम्राज्य जो है वो पतन की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। सैन्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था सब खराब हो जाती है, कोई अच्छा नेतृत्व करता नहीं रहता है वहाँ पे। तो बंगाल के जो नागरिकों ने गोपाल नामक एक सेना नायक होता है जो कि सुयोग होता है, अच्छा होता है, तो उसको वो लोग अपना राजा बना देते हैं। वही होता है अंत में जाके पाल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, उसके गोपाल जो पाल वंश होता है उसमें 3 राजा होते हैं, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। ठीक, और फिर सिंध आता है। सिंध में एक शूद्र शासक राय वंश का शासन होता है, जिसमें कि उसका नाम होता है, उसका राय वंश का जो अंतिम शासक होता है वो राय साहसी होता है। अंत में जाकर सिंध पे ब्राह्मण वंश की स्थापना हो जाती है। एक चाच नामक ब्राह्मण मंत्री होता है, राय साहसी का ही मंत्री होता है, चाच नाम होता है उसका, और वो राज्य पर अधिकार कर लेता है। राय वंश का जो शासक होता है राय साहसी को मार के जो ब्राह्मण मंत्री चाच होता है उसका, वो जाकर उस पर अधिकार कर लेता है और अंत में सिंध पर ब्राह्मण वंश की स्थापना हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि पहले अफ़गानिस्तान में और सिंध में ब्राह्मण वंश का शासन था। फिर उसके बाद तो जब सिंध पे शासन करने से पूर्व अरबों के असफल होने के कारण क्या थे कि ऐसा नहीं है कि अरबों ने क्या विजय की कोई कोशिश नहीं की थी। मतलब अरबों से पहले भारत में ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया, आने की बहुत कोशिश की थी लोगों ने आक्रमण करने की, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे हैं भड़ोच और बड़ौदा, बलूचिस्तान, मकरान जैसे कई जगहों पर बहुत सारे आक्रमण हुए, पर वो कभी सफल नहीं हो सके क्योंकि सिंध में एक सिंध और अफ़गानिस्तान जैसे इस क्षेत्र में जो शासक था राजा दाहिर थे, वो बहुत अच्छे शासक थे। तो उनको अरबों ने कभी वो हरा नहीं पाए। अंत में जाके तुर्कों से वो हार गए थे, पर अरब लोग उनको कभी हरा नहीं पाए, राजा दाहिर को। ठीक है, और अंत में जाके जब 8वीं शताब्दी में उन सिंध पर आक्रमण कर लिया तो उसके बाद वो सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। तो उसके ये दूसरा था क्या कि अरबों पे सफल आक्रमण होने के कारण क्या थे। अरबों का जो सफल आक्रमण था वो कौन कौन सा था। ठीक है, तो इसमें पहले ये कहा कि मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने देवल पर आक्रमण किया। देवल अभियान करके उसने
मतलब सबसे पहले वो देवल में आया, उसको उसने नाम दिया कि देवल अभियान। उसने प्लान बनाया देवल पर विजय प्राप्त करने की, उसी को कहा जाता है देवल अभियान। तो सबसे पहले वो देवल गया, देवल से उसने निरून पर अधिकार कर लिया, निरून से वो सेहबन गया, इसी को बोलते हैं निरून अभियान, सेहबन अभियान। सेहबन से वो रावर गया, रावर अभियान बोलते हैं। उसके बाद फिर वो अरोरा गया, अरोर का अभियान बोलते हैं। फिर उसने मुल्तान पर शासन किया, अधिकार कर लिया, और मुल्तान को ही उसने स्वर्ण नगरी बुलाया था, क्योंकि यहाँ से उसको बहुत सारा सोना प्राप्त हुआ था। इसकी वजह से वो यहाँ को मुल्तान अभियान जो था उसको स्वर्ण नगरी बोलता था। ठीक है, अब देखते हैं आगे ये जो छोटे छोटे राजवंश थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, आगे हम अभी आपको बताएंगे जब ये चैप्टर ख़त्म होने लगेगा, तो कि जो सिंध पे विजय के प्रभाव क्या थे, उस पर अरब लोगों ने आक्रमण किया, तो उन्होंने उनका भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो क्यों अपना मुस्लिम का प्रभाव भारतीयों पर नहीं छोड़ सके, इसके क्या कारण थे वो हम आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन भी बनता है कि अरबों की सिंध विजय एकमात्र घटना है, एक घटना मात्र क्यों है। अरबों की सिंध विजय एक घटना मात्र क्यों है, इसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके बारे में बताएंगे आपको। पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक, तो जो राष्ट्रकूट वंश था, तो ये 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कन्नड़ शाही राजवंश, इसने 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया। इसी दौर में एलोरा महाराष्ट्र का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इनकी जो भाषा थी कन्नड़ थी, इनकी भाषा कन्नड़ भाषा थी। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश क्या आता है कि ये लोग 7वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारतीय तेलुगु राजवंश, जिसका राज्य वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित था, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार राजवंश शासन करता था, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद पल्लव वंश था, ये कांचीपुरम में केंद्रित था। ठीक है, 6वीं से 9वीं शताब्दियों तक तेलुगु और कुछ तमिल क्षेत्रों के महत्वपूर्ण शासक रहे पल्लव राजवंश के अंतर्गत। उसके बाद पाल राजवंश 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के अंतिम प्रमुख बौद्ध शासक थे, यहाँ पे बौद्ध शासक थे 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के। उसके बाद 9वीं सदी में अधिकांश उत्तर भारत में इनका नियंत्रण था। चोल राजवंश क्या था, 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारतीय साम्राज्य जो तमिलनाडु से शासन करता था, तमिलनाडु में इनका साम्राज्य था। अपने स्वर्ण काल पर इसने अपने शासन को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों तक विस्तारित किया था। जब इसका जो शासन जो चरम स्थिति में था, तो इनका जो शासन था वो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों तक विस्तारित था। इसके बाद आता है कि ये आपको ज़्यादा याद नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए, पेपर में ये आता नहीं है, पर इस ऐसे ही छोटे छोटे राजवंश थे। पश्चिम के चालुक्य थे, कलचुरी राजवंश था, पश्चिमी गंग वंश था, पूर्वी गंग वंश था, होयसल राजवंश था, काकतीय वंश था, सेन राजवंश था, परमार राजवंश था, कर्नाट राजवंश था, कर्नाट वंश था। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणों में तेज़ी हो गई। क्या हुआ कि जब 1000 में मैंने आपको बताया कि 1000 ईस्वी में तुर्क लोग भारत आए। ठीक है, तो उस टाइम तुर्कों के आक्रमण जिसमें भारत में, ये मैंने जो आपको बताया था कि छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो रहा था, इसी बीच में और सारे थे। बादामी के चालुक्य थे, हिंदू शाही राज्य था, गुजरात का सोलंकी वंश था, वाकाटक वंश था, पल्लव वंश था। तो इन्होंने इसी बीच में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फिर इसके बीच में हम जानेंगे कि हमारा जो चोलकालीन जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी।
ठीक है। तो क्या हुआ कि जो चोलकालीन शासन व्यवस्था थी, इसमें क्या कहते हैं कि स्थानीय स्वायत्तता थी, स्थानीय स्वायत्तता थी, स्थानीय शासन स्वायत्त था। ठीक है, उसको स्वयं अपना निर्णय लेने का अधिकार था, वो स्वयं अपना शासन चला सकती थी, उस पर किसी का अधिकार नहीं था। और प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ ही प्रबल केंद्रीय नियंत्रण था, और जो सम्राट होता था उसका पद था वंशानुगत था। ठीक, और उस टाइम पे क्या होता था कि जो सम्राट की जो प्रतिमा होती थी वो मंदिरों में स्थापित की जाती थी और उसकी पूजा की जाती थी। ये जो प्रथा थी ये रोमन प्रथा से इन लोगों ने ग्रहण किया था। चोल साम्राज्य के जो शासक थे, सम्राट थे, उनका जो उनकी जो प्रतिमा थी मंदिरों में स्थापित करने की ये प्रथा चली थी, ये रोमन साम्राज्य से ग्रहण किया गया था। ठीक है, उसके बाद कहा जाता था कि इन्होंने कहा कि प्रांतों को ये मंडलम बोलते थे। इनकी जो शासन व्यवस्था थी कई प्रांतों में विभक्त थी। ठीक है, जो चोल साम्राज्य था वो प्रांतों में विभक्त था और इनका जो प्रांत था उसको मंडलम बोलते थे। मंडलम के बाद होता था कोट्टम बोलते थे, कमिश्नरी होता था। सबसे पहले साम्राज्य के बाद मंडलम के बाद कोट्टम को कमिश्नरी बोलते थे, मंडलम को प्रांत बोलते थे। कमिश्नरी के बाद आता था जिला को नाडु बोलते थे, जिले के बाद आता था गांव को कुर्रम बोलते थे। ठीक है, तो इनकी जो शासन व्यवस्था थी ऐसे ही चलती थी, ऐसे था। उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या होता है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत पर तुर्क, अफ़गान और फ़ारसी आक्रमण बहुत तेज हो चुके थे। ठीक, मोहम्मद गौरी ने बारंबार आक्रमण करने के बाद दिल्ली सल्तनत को एकदम कमज़ोर कर दिया था। 17 बार उसने आक्रमण किया। तो 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में दिल्ली का जो शासक था पृथ्वीराज चौहान, वो पराजित हो गया। ठीक है, पराजित हुआ और इसके बाद जो है दिल्ली की सत्ता पर पश्चिमी आक्रांताओं का कब्जा हो गया। मतलब पश्चिम से जो आने वाले आक्रमणकारी थे उनका दिल्ली पर कब्जा हो गया। और बाद में जो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हराकर वापस लौट गया था, उसके बाद गुलाम दासों ने दिल्ली की सत्ता पर राज किया। ठीक है, ये जो अंत में जाके गुलाम वंश की स्थापना होती है, यही जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और फिरोज शाह, रजिया सुल्तान ये आते हैं, ये मोहम्मद गौरी के ही गुलाम होते हैं। यही लोग गुलाम वंश की स्थापना करते हैं आगे जाके। तो उस टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत की